संगम, लोग कहते हैं संगम हो गया। संगम मतलब क्या होता है? मिलना। और यहां संगम का मतलब क्या है? एक ऐसा जगह जहां लोग आके इकट्ठा होते हैं। तो नदियों का संगम क्या होता है? जहां नदियां मिल जाती हैं। और यहां संगम का मतलब क्या है? गोष्ठी। क्या है? गोष्ठी। क्या होती है गोष्ठी? जो विद्वानों का कोई कोई एक सम्मेलन हो, कोई आपने किसी को बुलाया तो उसको कहते हैं गोष्ठी। उसी के लिए एक शब्द यहां इस्तेमाल किया गया है, संगम, है ना। तो संगम यहां पर आप देखेंगे कि ये ऐसा काल है जहां से हमें दक्षिण भारत का ऐतिहासिक इतिहास मिलना शुरू होता है। संगम काल ऐसा काल है जहां से दक्षिण भारत का ऐतिहासिक, मतलब जहां कुछ लिखा हुआ साक्ष्य, ध्यान रखना, जहां कुछ लिखा हुआ साक्ष्य, ऐतिहासिक साक्ष्य मिलना शुरू होता है। मतलब संगम काल दक्षिण भारत के इतिहास में काफी महत्वपूर्ण काल है, क्योंकि यहीं से हम कुछ लिख कर छोड़ने वाले हैं जो लोग जानेंगे। ठीक है। और अगर आप देखें तो यहां से जो हमें इतिहास मिलता है, वो इतिहास हमें मिलता है संगम साहित्य से। किससे मिलता है इतिहास? संगम साहित्य से। अब इसका मतलब ये है कि ये जो संगम, जो गोष्ठी बुलाई गई विद्वानों की, ये जो विद्वानों की गोष्ठी बुलाई गई, इसमें कुछ साहित्य की रचना की गई होगी। और ये जो साहित्य की रचना हुई, इसी रचना के माध्यम से संगम साहित्य बना होगा। क्या बात समझ में आ रही है? कि जब संगम काल का मतलब ये है कि एक ऐसा समय जहां कुछ विद्वानों को बुलाया गया, और विद्वानों को बुलाने के बाद जब विद्वान बैठे तो उन विद्वानों ने कुछ आपस में चर्चा परिचर्चा करके कुछ ग्रंथों का प्रणयन किया, कुछ ग्रंथों का निर्माण किया। और जब निर्माण किया ग्रंथों का, तो कुछ वहां साहित्य बना। वही साहित्य कहलाता है संगम साहित्य। और इसी संगम साहित्य से हम दक्षिण भारत का इतिहास जानते हैं। आई बात समझ में विकास? तब लिख लो, लिख लो क्या लिखा है। हाँ लिखिए, ऐतिहासिक काल, जो संगम काल में लिखिए, ऐतिहासिक काल के शुरुआत में, ऐतिहासिक काल के शुरुआत में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास, ऐतिहासिक काल के शुरुआत में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध, सीक्वेंस वाइज क्रमबद्ध इतिहास जिस साहित्य से प्राप्त होता है, जिस साहित्य से प्राप्त होता है, उसे संगम साहित्य कहते हैं। उसे संगम साहित्य कहते हैं। साहित्य से प्राप्त होता है, उसे संगम साहित्य कहते हैं। यहां संगम का आशय गोष्ठी से है। यहां संगम का आशय गोष्ठी से है। यहां संगम का आशय गोष्ठी से है, जहां तमिल कवि और विद्वान शामिल होते थे। यहां संगम का आशय गोष्ठी से है, जहां तमिल कवि, क्योंकि ये इसी क्षेत्र में हो रहा है, जहां तमिल कवि और विद्वान शामिल होते थे, शामिल होते थे। इन संगमों का गठन सबसे पहले
इन संगमों का गठन सबसे पहले पांड्य राजाओं द्वारा शुरू कराया गया। इन संगमों का सबसे पहले गठन पांड्य राजाओं के द्वारा शुरू कराया गया। अंडरलाइन करिए। इसका मतलब क्या है? ये जो संगम, ये जो गोष्ठी बुलाई गई, ये जो परिषद बुलाई गई, इसका मतलब एक और होता है परिषद। ये जो परिषद बुलाई गई सबसे पहले पांड्य शासकों के द्वारा बुलाई गई। ध्यान रखना, सबसे पहले पांड्य राजाओं ने कहा कि जितने विद्वान हैं सब आ जाओ। तो पांड्य राजाओं के द्वारा गोष्ठी बुलाई गई और संगम शुरू हुआ। और क्योंकि राजा ही उस समय भूमिका में था, और जब राजा ही भूमिका में रहेगा तो क्या करेगा राजा? राजा अगर विद्वान है, राजा अगर अच्छा है, तो राजा विद्वानों का संरक्षण करेगा। जैसे इतिहास में देखो बहुत सारे शासक हैं, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो गुप्तों के समय था, वो बहुत विद्वानों का संरक्षण था, जो विद्वानों का संरक्षण करता था। इसके अलावा हर्षवर्धन, इसके अलावा अकबर, इसके अलावा जो शिवाजी महाराज, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर आपको विद्वानों के संरक्षण करने वाले लोग मिलेंगे, है ना? तो यहां पर भी कुछ ऐसे शासक हैं दक्षिण भारत में जो विद्वानों का संरक्षण करके एक परिषद का आयोजन कर रहे हैं, एक बैठक का आयोजन कर रहे हैं। उसी बैठक को ही संगम कहा गया है। सीधी सी बात यह है कि आपने कोई बैठक किया, किसी को बुला लिया, तो हमने कहा संगम हो रहा है ना? तो ये चीज है। अगली बात लिखो। हमें तीन संगमों का उल्लेख मिलता है। हमें तीन संगमों का उल्लेख मिलता है। संगम काल का समय 300 ईसा पूर्व से 300 बीसी, 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक माना जाता है। एडी 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक माना जाता है। तो समय क्या है? 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का समय है जो तीनों संगमों का। तो संगम का मतलब क्या हुआ? 3 बार बैठकें हुई हैं कवियों की, विद्वानों की, और वही 3 संगम के रूप में जाने जाते हैं। अगला पॉइंट बनाओ। संगम साहित्य में हमें इस काल के चोल, चेर, ये सारे राज्य हैं। चोल, चेर और पांड्य राज्य की, चोल, चेर और पांड्य राज्य की सामाजिक संरचना, चोल, चेर और पांड्य राज्य की सामाजिक संरचना, उनके धार्मिक विश्वास, उनके धार्मिक विश्वास, उनकी संस्कृति की जानकारी मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ? 1 मिनट रुकिए, अपनी कलम को विराम दीजिए, इसका मतलब समझिए। इसलिए लिखवा रहा हूं कि अभी मैं आपको समझा के आगे बढ़ जाऊंगा, आपके दिमाग में कुछ रहेगा नहीं। यहां पे विद्वत लोग हो जाते हैं, मैं एक जगह क्लास लेता हूं, वहां बच्चे तुरंत कहते यस सर सब कुछ याद हो गया। अगले दिन जब हम जाते हैं तो हमारा पहला ही काम होता है हम पूछते हैं। अभी आप लोगों से पूछ नहीं रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उसी पर जाएंगे। उससे फायदा आपको ये होगा कि आप पढ़ के आएंगे अंदर, तब आपका दिमाग खुला रहेगा कि हाँ ये सब पता है। हमारे पास वही लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे जो मेहनत करते हैं। तो
आप ये देख रहे हैं कि इस समय जो संगम साहित्य है, संगम साहित्य के माध्यम से चोल, चेर, पांड्य राज्य की सामाजिक स्थिति, वहाँ की सांस्कृतिक स्थिति, वहाँ का धर्म, हम सब कुछ जानते हैं। और जब तक हम ये नहीं जानेंगे तब तक हम दक्षिण भारत के बारे में कुछ समझ नहीं सकते। तो इसका बड़ा महत्व है वहाँ के पूरे इतिहास को जानने में। इसके अलावा अगला पॉइंट बनाइए, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज की इंडिका में, ये कौन है मेगस्थनीज? विकास बताओ जल्दी। कहाँ, किसके दरबार में है? बहुत बढ़िया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज की इंडिका में पांड्य राज्य की चर्चा मिलती है। मेगस्थनीज की पुस्तक क्या है? इंडिका। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में पांड्य राज्य की चर्चा मिलती है। इसके अलावा अशोक के अभिलेखों में भी, चोल, चेर, पांड्य और सतीय पुत्र, अब ये प्रश्न आपके सामने आ जाएगा, चोल, चेर, पांड्य और सतीय पुत्र राज्य की सूचना मिलती है। चोल, चेर, पांड्य और सतीय पुत्र, अशोक के अभिलेखों में चोल, चेर, पांड्य और सतीय पुत्र राज्य की सूचना मिलती है। यह प्रश्न भी आया हुआ है, अशोक के अभिलेखों में किन सीमावर्ती राज्यों की सूचना मिलती है। अब आप एक बात समझिए कि अशोक जानता रहा होगा कि तमिल क्षेत्र में कौन राज्य है। वो उत्तर भारत का शासक है, मगध के आसपास उसका राज्य है, लेकिन वो दक्षिण के राज्यों को जानता है और वो कहता है कि ऐसा है, तुम सीमावर्ती राज्य हो, तुम क्या हमको भूल गए? जब अशोक की बात इन लोगों ने मानना बंद कर दिया या इनकी बात नहीं सुन रहे थे, अशोक धमकाता है अपने अभिलेखों में, कहता है मैं वही अशोक हूं जिसने कलिंग में प्रहार किया था, 1 लाख से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और 1.5 लाख को बंदी बनाकर लाया था। चंडाशोक बनने मुझे देर नहीं लगेगी। भगवान बुद्ध के वजह से मैं ठीक हो गया हूं, तो क्या समझते हो? धमकाता है और ये कहता है कि ये जो आप लोग जो हैं शांति से रहिए। उसके बाद ये लोग शांति से रहने लगे कि हमारी बात को मानना पड़ेगा। तो अशोक का एक अपना प्रभाव था और जब तक वो रहा तब तक उसके सामने कोई भी खड़ा नहीं हो पाया। जब नहीं रहा तो उसके पुत्रों का, उसके वंशजों का बड़ा तेजी से पतन हुआ और अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके ही सेनापति के द्वारा की गई, पुष्यमित्र शुंग। तो इस बात को समझिए कि सेनापति बड़े खतरनाक लोग होते हैं। आप आईएएस बन गए, आपके साथ जो चल रहा है बॉडीगार्ड और जो ड्राइवर, ये दोनों बड़े खतरनाक हैं। इनसे बड़ा सावधान रहने की जरूरत है। मान लीजिए आप अधिकारी हैं, आपकी बात नहीं, आपने कुछ बोल दिया उल्टा पुल्टा, फिर वो क्या करे कुछ पता नहीं। तो यहां इस बात को समझना पड़ेगा कि अशोक के भी अभिलेखों में दक्षिण भारत के राज्यों की सूचना प्राप्त होती है, तो दक्षिण भारत महत्व रखता रहा होगा। और अशोक के ही बाबा चंद्रगुप्त मौर्य, जब उनके यहां अकाल पड़ा बहुत बड़ा, तो वो कर्नाटक ही आए थे। कहां? श्रावणबेलगोला। और वहीं पर बैठकर भूखे प्यासे रहकर अपने प्राण त्याग दिए थे संलेखना पद्धति से, जैनियों की पद्धति से। ये सब प्रश्न पूछे हुए हैं। मैं कोई बात ऐसी नहीं बोलता हूं जो कभी ना आई हो, क्योंकि आप लोग जितना कुछ जानते हैं, हम जब पेपर देते थे 17 बार हम लोगों ने पढ़ा था। टीचर तो जो पढ़ा रहा है वो तो है ही है, आपको भी पढ़ना पड़ेगा। आप क्या सोच रहे हैं कि आप ऐसे ही हो जाएगा काम, आ रहे हैं क्लास हो जाएगा?
हवाई मैं कभी भी आदर्श की बात नहीं करता हूं। आपको अपने आप को खपाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। न बड़ी कोचिंग न छोटी कोचिंग, आपका मतलब है बहुत बड़े दरबार में जाने से अगर आपका कुछ भला हो जाए तो फिर वही बात है जो कुंभन दास कहते हैं कि संतन को कहां सीकरी सो काम। सीकरी आप मत जाइए, यहां की सीकरी बहुत सारे स्थान हैं जिसको सीकरी मान लिया गया है। संतन को कहां सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गए हरि नाम। आपका काम वही है कि अपनी एक जगह बैठकर लिखते पढ़ते रहिए और जो कुछ मार्गदर्शन चाहिए वो यहां लीजिए। यहां लोग हैं आपके लिए, बहुत पर्याप्त संसाधन यहां है। जिसको सेलेक्ट होना है और जिसको नहीं होना है वो यहां नहीं, वो कहीं चला जाए फिर नहीं होगा। ठीक। अनोखा सम्राट इसलिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो शक्तिशाली होते हुए भी अपनी जनता के कल्याण के बारे में सोचता है। अशोक के बारे में एक बात समझ लो, अशोक का जब नाम आता है तो अशोक महान कहलाता है। क्यों? एक निरंकुश शासक होते हुए जिसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, वेलफेयर की बात करने वाला दुनिया का पहला शासक अशोक है। क्या कहता है अशोक कि अगर मैं राज्य के काम के लिए, अगर मैं अपने जो शयन कक्ष में विश्राम कर रहा हूं, ये उसके अभिलेख कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। वो कहता है कि अगर मैं विश्राम कर रहा हूं, सोया हूं, मैं नहा रहा हूं, खा रहा हूं, जो भी कर रहा हूं, अगर राज्य की कोई आवश्यकता है तो मुझसे तुरंत मिले हमारे अधिकारी। तुरंत मिलने की बात तो तब होती है जब आपके ऊपर से कोई कमांड करता है। अभी अधिकारी मिलते नहीं है, आप आईएएस हो जाएंगे, आप नहीं मिलेंगे। कहें इतने दुख के बाद तो आईएएस हुए, अब ये रोज करो जनता दरबार, ये सब दिमाग चाट जाते हैं। अशोक के ऊपर कोई दबाव नहीं है, लेकिन आप नहीं सुनेंगे तो मुख्यमंत्री का फोन आ जाएगा शाम को हॉटलाइन पे, क्यों भाई विकास क्या रहना नहीं है क्या डिस्ट्रिक्ट में? तुरंत ही आप तुरंत पैर पकड़ लेंगे, साहब एक बार का चांस दीजिए। अशोक के ऊपर ऐसा कुछ दबाव नहीं था। और बिना दबाव के अगर कोई व्यक्ति किसी के कल्याण के बारे में सोच रहा है तो फिर यह अद्भुत बात है। तो कहता है कि मैं हमेशा जनता का कार्य करने के लिए तत्पर हूं। इसके अलावा एक अभिलेख में कहता है, जैसे एक पिता अपने बच्चों के लिए चिंतित रहता है, वैसे मेरी संतान खुद की हैं और ये जो मेरी आम जनता है ये भी मेरी संतान है। ये अभिलेख कहते हैं कि पहली बार अपनी जनता को संतान का स्वरूप देने वाला अशोक है। और अशोक को ही कुछ सीख के अकबर ने भी अपने समय में कुछ इसी तरह का मामला बनाया। इसलिए अकबर महान, अशोक महान। बिल्कुल होना चाहिए। राजा तो सहृदय ही लोग जाने गए। अगर बुद्ध एक राजा के रूप में रहते तो क्या तुम बुद्ध को पढ़ते? क्या अभी भूल गए होते कि कौन बुद्ध है? बुद्ध ने राजपथ को छोड़कर धर्म पथ को धारण किया, अशोक ने राजपथ को छोड़कर धर्म पथ को धारण किया। आज अशोक अमर है। राजा बहुत आएंगे जाएंगे, अशोक का नाम बना रहेगा दुनिया में। क्यों? अशोक जन कल्याण की बात करता है। दुनिया में तुम अधिकारी बन गए, अगर तुमने जन कल्याण नहीं किया तुम बेकार अधिकारी हो, तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। आप अधिकारी क्यों बनना चाहते हैं? आम जन के कल्याण के लिए, टू सर्व योर कंट्री, टू बी ए कंट्री मैन। जब जाएंगे आप एकेडमी में तो वहां लिखा हुआ है एलबीएस में, एक आदमी सर्व करने को तैयार नहीं है। अधिकारी बनने को सब लालायित है कि नहीं? पद कुर्सी, एक आप उसके ट्रस्टी हैं, आप कुर्सी के मालिक नहीं हैं। लेकिन 99% लोग अधिकारी बनने वाले अपने आप को कुर्सी का मालिक मानते हैं। महात्मा गांधी ने इस बात को बड़ा समझाया ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में। उन्होंने कहा कि भारत के बड़े व्यापारी के पास जो संपत्ति है उसके मालिक नहीं, उसके ट्रस्टी हैं। वो संपत्ति आम लोगों के कल्याण के लिए खर्च होनी चाहिए। इसीलिए बिरला ने अपनी संपत्ति का दान करना गांधी जी के प्रभाव में शुरू किया। बड़ी फिलॉसफी है, दर्शन, इसीलिए हम पढ़ते हैं। शिक्षा में बोध देती है, पुस्तक से बहुत बोध तुम्हें हो नहीं पाएगा। शिक्षक जब भी पढ़ाता है उसके अपने अनुभव होते हैं। क्योंकि मैं आपके सामने खड़ा हूं तो मेरे भी अपने अनुभव बने हुए हैं।
मैं जहां जहां से पढ़ा हूं वो सारे अनुभव आपको मिल रहे हैं, और मैं बहुत अच्छी जगह से पढ़ा हूं और बहुत बड़े बड़े विद्वानों से पढ़ा है, आप उनको जानते भी नहीं होंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर मीरा दीक्षित, ठीक है। इसके अलावा वहां पर डॉक्टर कृपा शंकर पांडे, जो फिलॉसफी में तो बड़े बड़े विद्वान, डीएन द्विवेदी जिनका नाम लोग लेते हैं दर्शन में, फिर प्रोफेसर जटाशंकर तिवारी, ये सारे अनुभव मेरे भीतर हैं। अब जब भी कुछ बोलूंगा तो ये सारी चीजें निकलेंगी। इतिहास में डीपी दुबे, हर्ष कुमार, फिर एक मैडम थी हमारी डॉक्टर रंजना वाजपेयी, वो फॉरेन में थी पहले। अब अच्छे जगह से पढ़ने का फायदा क्या होता है? ये फायदा होता है कि आपके पास एक पूरा विचारों का समूह होता है, जब आप बोलते हैं तो वो अपने आप निकलता जाता है। हाँ बोलो बोलो बोलो। हम्म, एक बात समझो कि राज्य कमजोर होना चाहिए कि उसकी विचारधारा बढ़नी चाहिए। राज्य वैसे भी अगर अशोक इस धर्म को नहीं अपनाता तब भी राज्य टूटना था। अशोक के बाद अगर कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं होता तो राज्य वैसे भी टूट जाता। अकबर का राज्य क्यों टूट गया? अकबर के बाद क्यों धीरे धीरे? औरंगजेब तो बहुत कट्टर था, उसने तो राज्य को बनाए रखने के लिए दक्षिण भारत को ऐसा कंट्रोल करने का प्रयास किया कि दक्षिण के नासूर ने औरंगजेब को समाप्त कर दिया। दक्षिण भारत ने औरंगजेब की गर्दन को ही दबा दिया। यहां राज्य ऐसे नहीं चलता है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी चर्चा आपने की। अब आगे बढ़ जाइए। संगम साहित्य हेडिंग बनाओ, संगम साहित्य। संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया है। तो भाषा क्या है? तमिल। वही तमिलनाडु वाले लोग हैं। तमिल भाषा में लिखा गया है। पांड्य राजाओं के संरक्षण में, पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए। पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए। दूसरे संगम में 3 संगम मतलब 3 बार गोष्ठियां आयोजित हुई, 3 संगम आयोजित किए गए। और आगे लिख दो, इनमें संकलित, फिर दूसरे संगम लिखना, इनमें संकलित साहित्य को, इनमें संकलित साहित्य को, इनमें संकलित साहित्य को संगम साहित्य कहते हैं। अगला पॉइंट, दूसरे संगम में तोलक्का पीयम, दूसरे संगम में तोलक्का पीयम नामक व्याकरण ग्रंथ लिखा गया। व्याकरण ग्रंथ, तोलक्का पीयम नामक व्याकरण ग्रंथ लिखा गया। तो किस भाषा में होगा? तमिल। अब ये प्रश्न आया हुआ है। अच्छा, इसी में विवाह की भी चर्चा है, ये भी प्रश्न आया हुआ है। किस ग्रंथ में, दक्षिण भारत के ग्रंथ में विवाह की चर्चा है? यही तोलक्का पीयम। ये यूपीएससी में प्रश्न आया हुआ है। विवाह मतलब शादी की चर्चा, कि कैसे विवाह होता है, कौन कौन से विवाह हैं, हाँ उसकी चर्चा मिलती है। हाँ, पहले संगम में ऐसा कुछ नहीं है जहां महत्वपूर्ण होगा। और ये जो तोलक्का पीयम नाम का ग्रंथ है, इसको लिखने वाले तोलक्का पियर, इसके जो रचयिता हैं उनका नाम है तोलक्का पियर। तोलक्का पियर।
और ये शिष्य हैं अगस्त ऋषि के। अगस्त ऋषि के शिष्य हैं। अगर आपने भगवान राम की कहानी को बड़ा ध्यान से देखा होगा तो अगस्त ऋषि की चर्चा कई बार आती है। राम के समय में जब राम दक्षिण भारत जा रहे थे तो अगस्त ही मिले थे, और अगस्त ऋषि ने ही रावण को मारने का हथियार राम को दिया था। ये वही अगस्त है। और अगस्त ऋषि के शिष्य कौन है? तोलक्कापियर। और तोलक्कापियर ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तोलक्कापियम। और तोलक्कापियम क्या है? व्याकरण ग्रंथ है, तमिल व्याकरण का। और इसमें और क्या है? विवाह की सूचना। हाँ, अगला पॉइंट बनाइए। तीसरे संगम में पादरुप्तु। तीसरे संगम में पादरुप्तु। अब ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस संगम में तोलक्कापियम की रचना हुई? तो दूसरे संगम में। अब हम तीसरे संगम पे जा रहे हैं। तीसरे संगम में पादरुप्तु, परिपादल, ये सारे जो ग्रंथ हैं। और एक ग्रंथ मिलता है नरीने। पादरुप्तु, परिपादल और नरीने जैसे ग्रंथों की रचना हुई। इसके अलावा कुराल नामक ग्रंथ, एक ग्रंथ और लिखा गया कुराल। और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं। कुराल नामक ग्रंथ की भी रचना हुई। ये भी तीसरे ही संगम में है। जिसे तमिल साहित्य का बाइबल माना जाता है। कुराल को जिसे तमिल साहित्य का बाइबल, अंडरलाइन लंबा वाला, जिसे तमिल साहित्य का बाइबल माना जाता है। ठीक, बहुत बढ़िया। हो गया। अगला पॉइंट बनाओ। संगम काल में कुछ महाकाव्यों की भी रचना की गई। जिससे वहां की जनजीवन की जानकारी मिलती है। संगम काल में कुछ महाकाव्य, तो महाकाव्य का मतलब क्या है? जैसे रामायण, महाभारत, ऐसे इपिक। संगम काल में कुछ महाकाव्यों की भी रचना की गई जिससे वहां के जनजीवन की जानकारी प्राप्त होती है। एक ग्रंथ मिलता है यहां पे, शिल्पाधिकारम। ये महाकाव्य है, ध्यान रखना। अब आपसे प्रश्न क्या पूछ सकता है कि संगम काल के महाकाव्य कौन से हैं? निम्न में से कौन महाकाव्य हैं? तो प्रश्न भी साथ साथ समझते चलो। जब दिमाग खोलोगे तब प्रश्न भी समझ में आएगा। तो शिल्पाधिकारम। इसके अलावा एक ग्रंथ आपको मिलता है मणिमेखले। एक ग्रंथ मिलता है जीवक चिंतामणि। अब आप देखेंगे कि जो शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है? एलिंगो वादिगल।
एलिंगो वादिगल इसके लेखक हैं। भैया ये सब भारत में ही तो है, तमिल क्षेत्र। हाँ हाँ, ये सब भारत के हैं, ये सब संगम काल के लेखक हैं, और जो वहीं पे रह रहे हैं, जिनको पांड्य शासक अपने यहां बुला रहे हैं। ठीक है, एलिंगो आदिगल। ठीक, तो अगर आप देखें तो यहां पर हमें जो इस पुस्तक में अगर आप देखें तो यहां के समाज की जानकारी और यहां के आर्थिक जीवन की जानकारी हमें मिलती है। तो यहां का समाज कैसा था, यहां का आर्थिक जीवन कैसा था, इसके बारे में पूरी जानकारी हम देखते हैं यहां से मिलती है। इसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम है कोवलन। क्या नाम है? कोवलन। कौन है? कोवलन। और एक महिला है जिसका नाम है माधवी। क्या नाम है? माधवी। हाँ ठीक है, माधवी। प्रेम कहानी है, प्रेम कहानी है। इस प्रेम कहानी से एक बात समझ में आती है कि जिसके पास पैसा है और कोई ऐसा है, जैसे यहां पर कोवलन जो है वो एक व्यापारी है और जो माधवी है वो एक जो गरीब महिला है। तो आर्थिक आधार पर प्रेम संबंध कैसे असफल होते हैं, ऐसा होता है। मान लीजिए कि लड़की बहुत अमीर और लड़का बड़ा गरीब, और फिर ऐसा अगर कुछ हो, अगर लड़की ने मान लीजिए लड़के को पसंद कर लिया तो लड़की को ये लगेगा कि हमको तो पारस मणि मिल गई है, या ऐसा हो कि लड़का बहुत अमीर हो या लड़की बहुत गरीब हो। अब ऐसी परिस्थितियों को सामने रखकर यह दिखाया गया कि समाज में मानसिकता क्या है। प्रेम का मूल्य ज्यादा है कि पैसे का मूल्य ज्यादा है? और आमतौर पे आज भी यही समाज है, मूल्य पैसे का ही ज्यादा है। कितना भी प्रेम हो जाए, थोड़े समय के बाद प्रेम काफूर हो जाता है, उड़ जाता है। काफूर मतलब क्या होता है? उड़ जाता है। और फिर एक ही चीज बचती है, पैसा, कि तुम कितना कमाते हो या तुम क्या करते हो या तुम क्या करती हो। नहीं, यही कहानी है मणि में यहां पे जो शिल्प अधिकारम की। तो इसमें दो लोग हैं, एक कोवलन और दूसरा माधवी। ठीक है। इसके अलावा एक और जो मणि मेखले है, इसके रचनाकार हैं सित्तले सत्तनार। सित्तले सत्तनार, सित्तले सत्तनार, मणि मेखले। ठीक है। अच्छा, एक बात और ये समझना, जो पुस्तक है, जो शिल्पाधिकारम, इसे तमिल जनता का राष्ट्रीय काव्य माना जाता है। तमिल जनता का राष्ट्रीय काव्य। तमिल जनता का राष्ट्रीय काव्य अगर आपसे कभी आ जाए सामने तो जो शिल्पाधिकारम। ठीक है। अब इसके बाद जो मणि मेखले, उसमें क्या है? एक व्यापारी है जिसका नाम है सित्तले सत्तनार। क्या नाम है? ये एक व्यापारी है, एक व्यापारी है जिसका नाम है सित्तले सत्तनार। सित्तले सत्तनार। ये व्यापारी कैसा है? बौद्ध व्यापारी है। इसका मतलब बौद्ध धर्म दक्षिण भारत में भी था। पहली बात तो ये, कुछ घटनाएं, कहानियां अपने आप को स्पष्ट करती हैं कि हम भी हैं यहां, तो बौद्ध धर्म भी यहां है। हाँ, एक व्यापारी ने लिखा था। हाँ, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये एक बौद्ध, जो सित्तले सत्तनार है, एक बौद्ध व्यापारी था जो बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था
और व्यापारी था। इसमें अगर आप देखेंगे तो एक राजकुमार है उदय कुमारन और एक लड़की है जिसका नाम है मणि मेखले। उदय कुमारन और मणि मेखले, मणि मेखले, इन दोनों का प्रेम संबंध है। तो इसका मतलब यह है कि समाज में प्रेम संबंध पर चर्चा सबसे ज्यादा होती रही है, आज भी है। जो कहानियां प्रेम संबंध पे बनती हैं वो सुपरहिट हो जाती हैं फिल्में। जितनी बड़ी फिल्में हैं जो सुपरहिट हुई हैं उसमें आप देखिए प्रेम संबंध। चाहे मुगले आजम, एक पुरानी मूवी है मुगले आजम, आज भी लोग देखिए तो आप उसमें देखेंगे प्रेम को बहुत ज्यादा। देवदास जो पुरानी वाली देखिए तो अल्टीमेट है, जिसमें दिलीप कुमार ने एक्टिंग किया है, और नई वाली तो कॉपी है शाहरुख खान की, उन्होंने खूब प्रयास किया है। वो दिलीप कुमार की ही पूरी एक्टिंग है उसमें जो शाहरुख खान करते हैं। अब आपने नहीं देखा इसलिए आपको लगता है कि वो उनका मौलिक है। अगर हमने देखी पुरानी वाली, वो ब्लैक एंड व्हाइट बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ मूवी अगर आप देखें, कभी एक मूवी देखिए गाइड, कभी समय हो आपको एक बार देखें, आपको पता चलेगा कि व्यक्ति जीवन में कभी भी बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसी को महात्मा गांधी कहते हैं हृदय परिवर्तन, इसी को बुद्ध कहते हैं हृदय परिवर्तन। ये जो कुछ होता है ना, ये सब कुछ कहीं ना कहीं हृदय परिवर्तन से प्रेरित है। तो ये हो गया आपका थोड़ा सा इसका ऐतिहासिक पक्ष। क्या क्लियर है सबको? कोई ऐसा हो जिसको क्लियर ना हो पूछ लो अभी, क्योंकि बाद में मैं अवसर दूंगा नहीं, जब मैं पूछूंगा तो। क्या बस ऐसे ही, इसमें और कुछ लिखना नहीं है, जीवक चिंतामणि बस ऐसे ही छोड़ दो। ये दो ऐसे जो ग्रंथ हैं जिनसे प्रश्न आने की संभावना है, वहां पर हम गए। ठीक है, बोलिए। अभी आएंगे, अभी हम जहां पर अभी हम हैं वहीं रुके रहो। वो सब कुछ मंदिर स्थापन सारा कुछ हम ही को कराना है। अभी जितनी बात समझनी केवल वहीं अपने दिमाग को रोक के रखो। अभी आप देख रहे हो कि ऐतिहासिक काल की दक्षिण भारत में शुरुआत संगम काल में हुई। वो भी संगम काल का मतलब है तमिल क्षेत्र, ना कि दक्कन क्षेत्र। ठीक, अभी वो आगे आएंगे कि जब मंदिर बनेगा फिर क्या आएंगे, जो मामल्यपुरम शैली क्या है, फिर नरसिंह वर्मन शैली क्या है, वो छोड़ दो। अभी जब जिस चीज को बताया जाए पहले वहां फोकस करके समझ लो। ठीक है, अब समाज, ये संगम काल का समाज कैसा, अब यहां आपको मजा आएगा कि समाज कैसा है, क्योंकि समाज ही हमारा दर्पण होता है। जैसा समाज वैसे हम होते हैं। क्यों भाई? संगम काल का समाज, कोई कुछ कह रहा है? अनमोल बोलिए। संगम काल का समाज क्या है? समाज, एक दो लाइन लिख दो, फिर उसके बाद समझाते हैं थोड़ा इसको अच्छे तरीके से। संगम काल का समाज, संगम काल का समाज एक विशेष, संगम काल का समाज एक विशेष सामाजिक संरचना को, एक विशेष सामाजिक संरचना को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। विशेष सामाजिक संरचना को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इस सामाजिक संरचना का आधार, इस सामाजिक संरचना का आधार प्राकृतिक क्षेत्र, इस सामाजिक संरचना का आधार प्राकृतिक क्षेत्र और उससे जुड़े व्यवसाय हैं, उससे जुड़े व्यवसाय हैं।
यहां हमें उससे जुड़े व्यवसाय हैं, यहां हमें आर्य और तमिल सांस्कृतिक तत्वों का, यहां हमें आर्य और तमिल, इसी में आगे लिखते जाओ, यहां हमें आर्य और तमिल सांस्कृतिक तत्वों का सम्मिलन दिखाई देता है या समन्वय। यहां हमें आर्य और तमिल सांस्कृतिक तत्वों का सम्मिलन दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? 3-4 बातें आपने लिखी हैं इसमें। यहां हमें आर्य और तमिल सांस्कृतिक तत्वों का सम्मिलन मतलब मेल मिलाप दिखाई देता है, या समन्वय, मेल मिलाप जो कह लो। क्या दिख रहा है यहां पर? यहां पर एक हमको विशेष प्रकार की सामाजिक संरचना दिखती है, जो अभी आपने लिखा, पहली लाइन आपकी है। दूसरी लाइन आपकी है कि यहां पर जो सामाजिक संरचना बनी है वो प्राकृतिक क्षेत्र, मतलब जो क्षेत्र के आधार पर समाज बनता हुआ दिख रहा है। हाँ, जिस क्षेत्र में व्यक्ति जहां रहता है, प्राकृतिक क्षेत्र से जुड़ा उसका व्यवसाय भी है। इसके अलावा और क्या दिखता है कि व्यवसाय से जुड़े अलग अलग वर्ग दिखाई देंगे। जो जो व्यवसाय करेगा, मान लीजिए कि मैं तेल का व्यवसाय करता हूं तो मेरा वही वर्ग भी है। मान लीजिए कि मैं नमक का व्यवसाय करता हूं, मेरा वही वर्ग है। तो यहां पर यह भी दिखाई देगा कि जो व्यवसाय करेगा उसी से जुड़े वर्ग भी, सामाजिक समूह भी दिखाई देंगे। यही यहां के समाज की प्रमुख विशेषता है। दूसरी बात, यहां आर्य और जो द्रविड़ संस्कृति है उसका सम्मिलन दिखाई देता है, मतलब एक मिक्स कल्चर आपको दिखेगा। और आज जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत जो लड़ रहा है, वो लड़ने की अपेक्षा अगर वो मेल मिलाप से रहे तो जो संगम की बात हो रही है वो संगम सिद्ध हो सकता। आप एक लाइन अगर आपने अपने आंसर में लिखा तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप संगम को कैसे समझते हैं। आज के समय में हमारी हर बात का उत्तर भारत का बड़ा विवाद है दक्षिण भारत में। वहां पे इलेक्शन ही उत्तर भारत के आधार पर लड़ा जा रहा है। ये अगर हमें नहीं लाए तो हिंदी थोप देंगे, अगर इनको जिताया तो हिंदी छा जाएगी, इनकी संस्कृति हावी हो जाएगी। इसीलिए आप देखेंगे, अगर आप दक्षिण भारत जाएं तो आप अनुभव करेंगे कि वहां लोग आपकी भाषा जानने के बाद भी आपसे आपकी भाषा में बात नहीं करते। केरल में तो फिर भी राहत है, तमिलनाडु चले गए तो आपका दिमाग पागल हो जाएगा। बोलेगा ही वही तमिल, जानबूझ के बोलेगा। जानते इसलिए बोलेगा क्योंकि आप इस बात को समझें कि उनकी सांस्कृतिक विरासत आपसे बेहतर है। आप अपनी भाषा बोलने में बड़ा शर्माते हैं। कोई भोजपुरी बेल्ट का होगा तो भोजपुरी नहीं बोलेगा, क्यों? उसको शर्म आती है, हम क्यों अपनी भाषा में बोले। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप अपनी संस्कृति का सम्मान करेंगे तो लोग आपकी संस्कृति का सम्मान करेंगे। अगर आप बहुत बड़े लेवल पे चले गए तो अपने आप वो संस्कृति छा जाएगी। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? हमारे जो बड़े पिताजी, वो बहुत अच्छे प्रोफेसर है, अभी तो रिटायर हो गए। वो कॉलेज में हम भी पढ़ाते थे, जो दूसरे कॉलेज में, तो हम लोग जब मिलते थे तो अपनी भाषा में बात करते थे कॉलेज में। तो अगल बगल लोग देखते थे कि ये जो पिता पुत्र हैं, और ठीक ठाक वो संस्कृत के प्रोफेसर रहे, मैं हिस्ट्री पढ़ाता था। तो मुझसे वो यही कहते थे कि अपनी भाषा में बात करो, कोई समस्या नहीं, हम लोग आपस में बात करें, ये कोई ऑफिशियल बात तो है नहीं। कहे तो वो जो बंगाली को मैं देखता हूं तो बंगाली अपने में ही बोलता है, हम क्यों नहीं बोलेंगे अपने में? बोलना ही चाहिए, लोग नहीं बोलते हैं। आप कह रहे हैं बोलते हैं, लोग नहीं बोलते, उनको शर्म आती है। तो वहां आप देख रहे हैं तमिल में अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को लेकर बड़ा लगाव है, और वो उसे अपनी सांस्कृतिक विरासत के रूप में मानते हैं। और उनको लगता है कि अगर उत्तर भारत के लोग बहुत ज़्यादा हावी हुए तो हमारी संस्कृति का क्षरण हो जाएगा।
तो इस बात को समझना है। और यहां संगम काल में यही दोनों संस्कृतियां मिल रही हैं, इसी मेल मिलाप की आज हमें जरूरत है। पहला पॉइंट बनाइए, सामाजिक विभाजन। क्या कहें कि कुछ चीज अपने जो है समय पे छोड़ देना चाहिए, समझे अनमोल जी? जब आपको कैडर मिलेगा तो पहले वहां की स्थानीय भाषा आपको पास करनी पड़ेगी, उसका पेपर होगा। कुछ इस समय से जाने तो अच्छा है, आप आईएएस हो जाएंगे। अगर आपको जो भी कैडर अलॉट होगा, मान लीजिए आपको कर्नाटका मिला, तो वहाँ की स्थानीय भाषा आपको पढ़ ओढ़ के कन्नड़ उन्नड़ पास करना पड़ेगा, तब जाएंगे वहाँ आप सर्विस करने। तमिल गए, तमिलनाडु गए तो तमिल भाषा, ठीक है। और अगर आप अन्य जगह चले गए, केरल गए तो मलयालम, राजस्थान गए तो राजस्थानी तो जानिए ना, कम से कम। मान लीजिए कि आ गया जो गांव का देहाती, अब गांव के व्यक्ति आ गए, तुम्हें समझ में नहीं आता। आपको वेस्ट बंगाल कैडर मिल गया तो फिर बंगाली आनी चाहिए थोड़ा बहुत, कि भालो अच्छो, तो आप थोड़ा बहुत ये सब जानते रहिए, अब पता चले आपको कुछ पता ही नहीं। अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति चला गया तमिलनाडु का, उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में, वो अपनी भाषा बोल रहा है, उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि ये क्या बोलता, तो फिर काम खराब हो जाएगा। उसको सामान्य हिंदी का पेपर पास करना पड़ेगा। कैडर का एलोकेशन जब होता है तो ये सारी चीजें देखी जाती है। इसीलिए सब जगह जन भाषा में बात करने की अपील की गई, और ये भी कहा है कि जहां अंग्रेजी की आवश्यकता हो वहीं अधिकारी अंग्रेजी का इस्तेमाल करें। जैसे आप आईएफएस हैं तो आपको इंग्लिश ही बोलनी पड़ेगी, और आईएफएस होके अगर आप राजदूत बने हैं फ्रांस के, तो फ्रांस की भाषा आनी चाहिए, फ्रेंच। जर्मनी में है तो जर्मन भाषा आनी चाहिए, अंग्रेजी से ही काम नहीं चलेगा फिर। और ये सारी भाषाएं सिखाई जाती है। हाँ बोलिए, कुछ कहना चाहते निधि? अभी लागू हो गया है। एक तो अंग्रेजी के अलावा एक और भाषा को, अब बहुत अच्छे स्कूलों में आप जाएंगे तो वहां अंग्रेजी के अलावा एक भाषा और सिखाई जा रही है, वो भी विदेशी लैंग्वेज। तो आपकी जो इच्छा करे, स्पेनिश सीख लीजिए, मंडारिन सीख लीजिए, जर्मन सीख लीजिए, फ्रेंच सीख लीजिए। आप जर्मनी में चले जाएं, इंग्लिश बोल देंगे, आपको वहां मानेंगे लोग अशिक्षित हैं आप। मतलब ये स्थिति है कि जर्मनी में अगर आप जाएं और आप इंग्लिश में, आपको समझेंगे बहुत हल्के स्तर के आप आदमी हैं, आपको कुछ आता जाता नहीं है। जर्मन लोग बहुत अपने आप को, दुनिया की सबसे बेहतरीन मशीनें जर्मन लोगों ने बनाई है, ध्यान रखना। और उनमें भी जो सबसे बेहतरीन लोग थे वो थे यहूदी, और यहूदियों का एक अलग देश है इजराइल, वो वहीं से निकले लोग हैं, जर्मनी से, जब हिटलर ने उनको भगाया था। तो जो थोड़ा तेज होता है उसको अपनी चीजों बड़ा विश्वास होता है, वो आपके इन्फ्लुएंस में नहीं आता। आप अंग्रेजों के इन्फ्लुएंस में इसलिए आए कि अंग्रेजों ने पहले आपकी संस्कृति को बड़ा नीचे कर दिया। आज दुनिया में अगर आपका रूल होता, कल्पना करके देखो, तो आज आपकी भाषा पूरी दुनिया पर छाई होती। महारानी, अगर आप देखें इंग्लैंड में अभी राजशाही में जो नए प्रिंस हैं, क्या नाम है, चार्ल्स, उनको उनकी राजपोशी हो रही है और भारत की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट गए हैं। आप दुनिया से राजशाही समाप्त हो गई, लेकिन वही है कि आप बड़े हैं तो आपके यहां राजशाही चलेगी। इसी चीज के लिए वहां पे विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। आपने कहा कि दुनिया में राजशाही की जरूरत नहीं, लेकिन आपके यहां राजशाही क्यों बनी है भाई? बड़े प्रश्न हैं, इनके उत्तर ढूंढने होंगे। तो जब पेपर पढ़िए, भैया वो सब बात ठीक है, यहां पे तो बहादुर शाह जफर भी अपने आप गद्दी छोड़ने को तैयार था। आप समझिए इस बात को कि जो मुगल भी थे वो भी ऐसा नहीं है, अंग्रेजों के सामने उनका कोई वो नहीं था। बाद में उसके बाद ही पूरी तरह से आपने समाप्त कर दिया उन्हें। आप अपने यहां वो नियम नहीं लगाते। वहां राजशाही को पता चल गया था कि लोगों के अधिकार क्या है, इसलिए राजशाही ने स्वतः ही छोड़ा था।
लेकिन बाद में राजशाही, अगर आप कहते हैं कि सब बराबर हैं गणतंत्र में, तो राजशाही कैसे आप जस्टिफाई कर दोगे? इसीलिए ब्रिटेन में जो लिबरल अप्रोच के लोग हैं, जो प्रगतिशील अप्रोच के लोग हैं, वो राजशाही का विरोध करते हैं। राष्ट्रमंडल के आप सदस्य हैं, राष्ट्रमंडल में कितने देश हैं? 50। राष्ट्रमंडल के ये जो 50 देश हैं, वो अंग्रेजों के हमेशा उपनिवेश रहे हैं कभी ना कभी। तो ये आपकी एक जो गुलामी की मानसिकता का प्रतीक है कि आप राष्ट्रमंडल में बने हुए हैं। अब उसमें भारत का अपना पक्ष है कि हम इसलिए हैं क्योंकि हमारा उन देशों के साथ अपना इंटरलिंकिंग हो, एक जुड़ाव हो, और हम अपना स्थान बनाए रख सकें। ठीक है, तो क्या देखा आपने? सबसे पहला पॉइंट क्या है? सामाजिक विभाजन। इसमें लिखिए, उत्तर भारत के समान यहां हमें 4 वर्णों की व्यवस्था नहीं दिखाई देती। उत्तर भारत के समान यहां हमें 4 वर्णों की व्यवस्था नहीं दिखाई देती। यहां समाज हमें वर्गों में बटा हुआ दिखता है। यहां समाज हमें वर्गों में बटा हुआ दिखता है, जिसे प्रमुख रूप से 5 हिस्सों में बांट सकते हैं। जिसे प्रमुख रूप से 5 हिस्सों में बांट सकते हैं। देखो भैया, जो ब्राह्मण है उन्होंने हर जगह स्थान बना रखा है, यहां भी बना के रखा है। इनका स्थान नहीं कहीं गया है। क्षत्रिय गायब हो गए, ये बने हुए हैं। इनके लिए जो ब्राह्मण या पुरोहित मुख्य रूप से 5 वर्गों में बांटकर देख सकते हैं। तो ब्राह्मण या पुरोहित, दूसरा है अरसर। अब ये आपके सामने कभी आ सकता है सीक्वेंस मिलाने के लिए कि कौन कौन से वर्ग हैं। अरसर मतलब राजा या शासक वर्ग, राजा अथवा शासक वर्ग। मैंने आपको बताया कि यहां के समाज की विशेषता क्या है? वर्ग मिलते हैं, अलग अलग वर्ग, वर्ण नहीं, वर्ग। भैया ब्राह्मण को ही पुरोहित कहते हैं, इसीलिए आबलिक का चिन्ह लगाया है। ब्राह्मण, आबलिक, पुरोहित। अगर पुरोहित भी रहे तो मतलब वही है, ब्राह्मण का मतलब भी वही है। ठीक, हाँ, मानने को मान सकते हैं, लेकिन उल्लेख नहीं है। हाँ, हो सकता है, इस पे इतिहासकारों में चर्चा हो सकती है। आप भी इतिहास के विद्यार्थी हैं तो आप भी इस पे चर्चा कर सकती हैं, लेकिन वैसे कुछ उल्लेख सीधा सा नहीं मिलता है कि क्षत्रिय ही है, अब शासक है। इसके अलावा वेनिगर, इस समय वेनिगर से पनीर फाड़ते हैं नहीं, तो याद रखा जो वेनिगर। हाँ, तो वेनिगर कौन है? ये वेनिगर जो हैं, ये लोग हैं वणिक, जो व्यापारी, वणिक वर्ग। इसके बाद विल्लाल, तो बल्लाल देव का नाम यहीं से आया होगा, विल्लाल। ये विल्लाल कौन है? जो बड़े किसान हैं, और दूसरी बात, इनके साथ वैवाहिक संबंध है अरसर के साथ। हाँ, इसका मतलब बड़े किसान का मतलब जमींदार भी हो सकते हैं। बड़े किसान, यहीं पे लिख दो, बड़े किसान और वैवाहिक संबंध अरसर के साथ।
इनको हम जमींदार भी, जब मानना ही तुम इनको मान सकते हैं, जमींदार भी, इनको जमींदार के रूप में भी माना जा सकता है, विल्लाल। और दूसरे कौन है? इसके बाद एक और है विल्लालर, इसके बाद है विल्लालर। ये कौन है? ये सामान्य, आप इनको सामान्य किसान और मजदूर मान सकते हो। और ये क्या करते हैं? ये जो विल्लाल के किसानों, इनके पास जो खेत है उनके खेतों पर मजदूरी करते हैं और जो किसानी का काम करते हैं। कौन है ये? विल्लालर, विल्लालर, ये लिखा है, र है ये। आई बात समझ में? भैया युद्ध के लिए जो विल्लाल है ये केवल ऐसे ही नहीं है, विल्लाल को हल्के में न लो। विल्लाल राजा के साथ जाता था शिकार करने, विल्लाल राजा के साथ पूरा आमोद प्रमोद में मस्त रहता था। राजा का एक ही काम है, अगर युद्ध हुआ तो ठीक, नहीं तो नृत्य संगीत में ही डूबा रहता था। इसके बारे में उल्लेख आता है, अरसर का काम यही है, या तो युद्ध या तो नृत्य देखना। और ये जो है विल्लाल, उत्पादन सब कुछ इसके लिए लोग कर रहे हैं, विल्लाल खाली बैठा हुआ है। तो विल्लाल को उसको बुला लिया, कि आ जाओ तुम भी। अब चूंकि विल्लाल का वैवाहिक संबंध भी है, हो सकता है कि इसके घर का विवाह, या तो जो लड़की का विवाह राजा के यहाँ हुआ हो, या उसके यहाँ की कोई लड़की का विवाह इनके यहाँ हुआ हो, तो पारिवारिक संबंध है, पूरा परिवार बैठ के नृत्य देख रहा है, क्या दिक्कत है? कोई समस्या? तो समस्या नहीं है इसमें, कुछ भी समस्या नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि यहां पर ये चीज आपको मिलता है। तो राजा के बारे में कुछ लिखना चाहो तो ठीक है, नहीं तो केवल सुन लो कि जो राजा है वो क्या कर रहा है। राजा समाज में एक उसको उच्च स्थान मिला हुआ है। अब उस उच्च स्थान को ये अगर आप देखें तो राजा ये ललित कलाओं का संरक्षण करने वाला है। ललित कलाएं, तो ललित कलाएं में आता है नृत्य, संगीत, है ना, ये सारी चीज इसी में आती है, ललित कलाओं में। तो राजा इसका बड़ा प्रशंसक है और खुद भी बैठ के देखता है तो उसको प्रमोट करने का भी प्रयास करता है। राजा का स्थान काफी उच्च है, वो इसका जो संरक्षण करता है। और तमिल साहित्य में उल्लेख भी आता है कि खाली समय में राजा नृत्य देखने का बड़ा शौकीन था। ठीक, दूसरी बात, ब्राह्मण। ब्राह्मण उत्तर भारत में भी बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित है, दक्षिण भारत में भी बहुत प्रतिष्ठित है। अपना स्थान बनाए रखने में वो बिल्कुल आगे रहा है। आज भी आप जाएंगे दक्षिण भारत में अंदर ही अंदर जो है ब्राह्मणों का बड़ा वर्चस्व है। अगर जो कुमारी जयललिता जी अब नहीं रही, जब जयललिता जी थी तो एक्ट्रेस थी जयललिता। आपने नाम सुना? ऐसे देख रहे हैं जैसे लग रहा है। जो जयललिता पे मूवी भी और पूरी सीरीज भी रही है, अगर देखते कुछ तो उससे भी सीखते। तो जयललिता जी जो थी वो ब्राह्मणों की ही, वो खुद ब्राह्मण थी और अम्मा के नाम से वहां फेमस थी। अम्मा ने पूरी राजनीति का ही जो स्वरूप बदल दिया वहां पे। वहां पे ब्राह्मण आज भी दक्षिण में वर्चस्व में हैं। वहां दो ही वर्ग है, या तो ब्राह्मण या तो गैर ब्राह्मण। ब्राह्मण के पास बुद्धि है, विवेक है, ब्राह्मण हमेशा आगे रहा है। भारतीय प्रशासन में देखिए, उसमें भी ब्राह्मण सबसे आगे है। नहीं, ब्रेन भी है ना, टॉप लेवल ऐसे ही नहीं बैठे हैं उसमें आप करिए फाइट। बुद्धि इनके पास शुरू से है। लड़ने लड़ाने का काम क्षत्रियों को सौंप रखा है। पढ़ने में और जो नीचे के वर्ग हैं वो शुरुआत से जो मेहनत करने पे और काम उनके लिए रहता है। इनके यहां शुरू से ही रहता है अध्ययन, पढ़ाना, शिक्षा, एजुकेशन। अब धीरे धीरे हर समाज में जागृति आ रही है। अब लोग थोड़ा जागना शुरू किए कि हमारे समाज के लोग प्रशासन में कम हैं। तो मौर्य कह रहे हैं,
यादव भी, भाई यादव तो सक्रिय, अब इस समय यादव तो बहुत अच्छी स्थिति में आ गए। अलग अलग जातियों को देखेंगे तो ओबीसी में यादवों ने खूब तेजी से विकास किया। अभी भी समाज में जो हाशिए पर जातियां हैं, अब हर समाज में आ गया है कि हमें आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि सब ये जानते हैं कि जब तक हमारा भागीदारी नहीं होगी, हमारी सहभागिता नहीं होगी, तब तक चीजें नहीं आएंगी। अब मुस्लिम समाज को देखो आप, मुस्लिम समाज से भी बच्चे निकल के सामने आ रहे। पहले पढ़ते ही नहीं थे, बचपन से ही कक्षा 6 से बता दिया गया कि तुमको ये वाले फैक्ट्री में काम करना है। क्योंकि समाज में अपने अपने समाज से हम प्रभावित होते हैं। अगर कोई ऐसे समाज से आता है जहां खेती किसानी ही होती है, तो बचपन से जो बच्चा है वो अपने पिता के साथ, अपने दादा के साथ खेत में ही काम कर रहा है। फिर वहां से निकल के बाहर आना और फिर अधिकारी बनना, ये सामान्य नहीं है। इसलिए ऐसे बच्चे जो वहां से निकलकर अधिकारी बनते हैं, उनका बड़ा नाम हो जाता है। एक लड़का था इंद्रजीत महाथा, आईपीएस है, वो झारखंड के बहुत ही पिछड़े इलाके से आते हैं। तो उन्होंने कहा कि सर हमने तो जो केवल जो गुड़ रोटी और यही सब चीजें रहती थी। या स्थान से कोई मतलब नहीं, आपके अंदर जीवटता है तो आप कुछ भी कर जाएंगे। आज इंद्रजीत महाथा बहुत अच्छे स्तर के अधिकारी हैं। तो बात यहां केवल इतनी है कि लेकिन उतना ही आपको परिश्रम बढ़ाना पड़ेगा। यहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है और आपकी प्रतिस्पर्धा बहुत अच्छे लोगों से है, सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवियों से है, जो IIT IIM में बैठे हुए हैं, जो JNU से आएंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आएंगे, आपके BHU से आएंगे। वो स्टार्टिंग से ही अच्छे हैं, इसलिए उनकी जो प्रोबेबिलिटी है, उनकी संभावना ज़्यादा है। अगर आपको उनको क्रॉस करना है तो फोर्स ज़्यादा मारना पड़ेगा। क्या समझ में आ रहा है कि क्या करना पड़ेगा? इसीलिए बोलना बड़ा आसान है कि हम ये कर जाएंगे, हम ये हो जाएंगे, और जब हम करने के लिए उतरते हैं तो स्थितियां कुछ और बदलती हुई दिखती है। रोज मौसम बदलता है। इसीलिए अभी आपके लिए कायाकल्प करने की जरूरत है अपने आप को। आप जैसे भी पढ़ते हैं, यहाँ हल्का कंपटीशन नहीं है। अगर कोई कहता है कि आप IAS या जो भी आपको पद चाहिए आराम से हो जाएंगे, आप IAS ही हैं, वो सब झूठ बोलते। आप IAS हो सकते हैं, संभावना है, लेकिन संभावना को परिपूर्ण करने का काम आपका है। सारी बात समझ में? तो जो ब्राह्मण है, अब उनके बारे में सुन लो कि ब्राह्मण का समाज में सबसे ऊंचा स्थान है। और संगम काल में ही सबसे पहले तमिल क्षेत्र में हम ब्राह्मणों के उदय होने की बात को देखते हैं। संगम काल के अंदर हमें एक खास बात दिखती है, ब्राह्मणों का उदय। और जब ब्राह्मणों का उदय होता है तो ब्राह्मण जो हैं उनका बड़ा सम्मान है। राजा संरक्षण देता है, राजा सम्मान करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो धार्मिक कृत्य करते हैं, यज्ञ कराते हैं। और ब्राह्मण राजा के दरबार में सलाह करता भी है, एडवाइस कौन करता है? जो बुद्धिमान होता है, मूर्ख। मंत्री कौन बनता है? बुद्धिमान। इसीलिए सबसे ज्यादा IAS कौन है? देखो, वो अपने जो बुद्धि से आपको मानना पड़ेगा, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और अगर आपको उनसे जो कंपटीशन करना है तो उसी तरह की बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहां आप देख रहे हैं कि राजा के सलाहकर्ता कवि के रूप में भी रहते थे। काव्य की पंक्तियों को रचना, राजा को सुनाना। ये वाली कविता देखिए कैसी लग रही राजा जी। और देखा, जब भी राजा हल्का है तो ये लोग बहुत ही होशियार थे। राजाओं की इतनी प्रशंसा कर देते थे कि राजा पागल हो जाता था। उत्तर भारत में देखेंगे तो ऐसे लोगों के लिए एक शब्द आया है, चारण और भाट कवि। चारण भाट कवि का काम मतलब एक ही है, ये हमारे राजा निकलते हैं ना तो बिजली चमकने लगती है। राजा को देखते ही सारे मौसम शर्मा जाते हैं, इतना बढ़िया हमारा राजा है। राजा की इतनी प्रशंसा, कहें राजा जब चलता है तो धरती हिलने लगती है, अवनी डोले। अब राजा इतना महान है, यह राजा को भी नहीं पता है।
राजा खुश है और खूब सोने के सिक्के फेंकता है, लूटो। वही सोने के सिक्के फेंकेगा जो भी फेंकेगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहां पर राजा के सलाहकर्ता के रूप में, उसके कवि के रूप में, और राजा जब उसको गिफ्ट देता है ब्राह्मण को, तो स्वर्ण मुद्राएं, हाथी, भूमिदान, घोड़ा, ये सब कुछ देता है। चोल काल में एक शासक हुआ जिसका नाम है करिकाल। क्या नाम है? करिकाल। ये सारे नाम कहीं ना कहीं आज भी यूज कर रहे हैं लोग फिल्मों में, है ना। कालिकी, अगर आप बाहुबली में देखेंगे तो एक आता है कालिकी, आपके सामने अचानक लगता है कितना बढ़िया नाम लेकर आए। ये सब नाम है पहले ही। करिकाल, करिकाल एक राजा है जिसने एक ब्राह्मण कवि को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे दी थी। 16 लाख। इसका मतलब क्या है कि अगर राजा प्रसन्न हो गया तो राजा कुछ भी कर सकता है। और अगर आप देखेंगे तो एक चीज और मिलती है संगम काल में। आमतौर पे माना जाता है कि ब्राह्मण मांस नहीं खाते, मदिरा नहीं पीते, ऐसा है कि नहीं है? उत्तर भारत, अरे पहले रुक जाओ थोड़ा। उत्तर भारत में आप देखेंगे कि जो भी ब्राह्मण हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण या जो ईश्वर पे, वो कहते हैं लहसुन प्याज नहीं खाना है। क्या कहते हैं? लहसुन प्याज नहीं खाना है, तामसी होता है, उससे तामसी गुण बढ़ता है। 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। तम वाला अंधकार वाला गुण है, और राजसी गुण में तो व्यक्ति जो मरने मारने पे तैयार हो जाता है, और सात्विक गुण रहता है तो ईश्वर की तरफ बढ़ता है। अब ये कहते हैं कि तामसी गुण होता है, इसलिए हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। लेकिन दक्षिण भारत में आप देखते हैं कि ब्राह्मणों में एक ऐसा वर्ग भी है जो अच्छे तरीके से मांस भक्षण करता है और मदिरा भी पीता है। तो कुछ न कुछ आप ये भी मान सकते हैं कि वहां के ब्राह्मणों में कुछ वर्ग ऐसे थे जो ये सारे काम करते थे। तो ये व्यवहारिक होंगे। अब कुछ लोग जो ये काम करते हैं वो अपने आप को व्यवहारिक मानते हैं कि जीव ही जीव का आहार है, मांस खाना कौन सा बुरा है, अगर मांस नहीं खाएंगे तो जीव बढ़ता चला जाएगा। जो लोग मांस खाते हैं हम उनसे पूछेंगे तो वो इस तरह की लॉजिक देते हैं, और जो नहीं खाते वो कहते हैं यार बताओ तुमने तो जीना मुश्किल कर दिया हमारा। भाई जो नहीं खाता वो कहेगा यार हम, ये तो हत्या है, और जो खाता है कहता है ये तो आदि मानव पहले से ही खाता था, हम क्या गलत कर रहे हैं, हमारा स्वाद। तो यहां पर एक बात ये समझनी पड़ेगी कि कुछ लोग ऐसे थे जो सामान्य बाध्यताओं से संचालित नहीं थे। वो लोग भी, ब्राह्मणों में भी ऐसा वर्ग था जो सुरापान करता था और मांस खाता। इसका मतलब यह है कि दक्षिण भारत में मांस खाना और सुरापान करना एक फैशन में रहा होगा। आज मॉडर्न होने का मतलब क्या है? मैं अक्सर बताता हूं, पीना आना चाहिए। आमतौर पे मैं अभी कल गुजर रहा था तो 2 लड़कियां मुझे दिखी दिल्ली विश्वविद्यालय के पास में। मॉडर्निटी का मतलब क्या समझिए, वो देखने में बड़ी अच्छी लग रही थी, सौम्य, अच्छी। अचानक मैंने देखा कि उसमें से एक लड़की ने सिगरेट जलाई और फिर उसने कहा कि अच्छा है। तो ये क्या है, सोच में आ गया है कि यहां पर वो जिसको देख रही हैं, जो बहुत बड़ा थिंक टैंक है, वो भी सिगरेट पी रहा। तो जब हमारा जो दिमाग है ना वो सारी चीजों को देखता रहता है, तो हम बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसीलिए जब आप बहुत बड़े एजुकेशन हब में पहुंचते हैं, वहां का असर हमको बहुत ज्यादा होता है। कुछ लोग बच पाते हैं, नहीं तो आप आईआईटी दिल्ली में चले जाइए, आपको अपने आप में आश्चर्य हो जाएगा। आप जेएनयू में चले जाइए, आश्चर्य में आप डूब जाएंगे। ये सब भी होता है यहाँ। क्या सोचा था और क्या निकले तुम। वो कहते हैं कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं, ना विवाह होता है ना कुछ होता है, लड़की लड़की सब ऐसे ही चल रहे हैं वहां। पूरी रिसर्च आप करो, आपको समझ में आएगा कि सब कुछ तोड़ देने का मतलब समाज है। जो अच्छी परंपराएं हैं उनको तो हमें मानना होगा, खराब परंपराओं को छोड़ दीजिए। लेकिन हर परंपरा खराब है ये बात गलत है।
और जब व्यक्ति बहुत बुद्धिमान हो जाता है तो अपनी बुद्धि से वो सारी परंपराओं को काटना शुरू करता है। तो एक विचारधारा है मार्क्सवाद की। मार्क्सवाद की विचारधारा बहुत बड़े बड़े संस्थाओं में हावी है, जहां हर व्यवस्था को, जैसे विवाह को भी एक शोषण का माध्यम माना गया है। ठीक बात है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन इसके तहत जो बिना विवाह की चीजें हो रही है, क्या वो ठीक है? फिर इसे भी आपको समझना पड़ेगा। अगर वो ठीक नहीं है तो फिर तो आपको ये बताना पड़ेगा ना ठीक क्या है। आप लोग ये सोच रहे हैं कि बड़े आनंद की बात है। आनंद तो है इस विषय में, लेकिन आनंद के साथ साथ उतना ही दुख भी है। मार्क्स की सोच बहुत अपीलिंग है। मजदूर वर्ग, किसान वर्ग को मार्क्स अपील कर देता है। क्यों अपील करता है? जब तुम्हारे साथ शोषण होगा, तुम रात दिन जब खेत में मेहनत करोगे और तुमको कुछ नहीं मिलेगा, तब तुमको मार्क्स की फिलॉसफी समझ में आएगी, शिक्षित व्यक्ति को भी। मार्क्स की एक मोटी सी बात समझ लो, इसी के बाद आज की बात खत्म करेंगे। मार्क्स एक बात कहता है, मार्क्स कहता है कि दुनिया के वंचितों, शोषितों, तुम्हारा इतने समय से शोषण हो रहा है, और जो शोषण करता है वो सोच नहीं रहा है इतना शोषण हो रहा है। तुम एक काम करो, तुम सब इकट्ठा हो जाओ, तुम्हारी इतनी आबादी है, 90% तुम लोग हो और 10% केवल पूंजीवादी व्यवस्था है। तुम सब एक हो जाओ, दुनिया के मजदूरों तुम सब एकत्र हो जाओ और एक रक्त रंजित क्रांति करो और इनके सारे समूह का नाश कर दो और अपने शोषण से मुक्ति पाओ। अब आप ये बताइए, मजदूरों को अपील होगी कि नहीं होगी? इसीलिए अपील हुई मजदूरों में। और मार्क्स एक बात और कहता है, समझ लीजिए मार्क्स की बात। मार्क्स कहता है कि हमारे शोषण का कारण हमारी भौतिक परिस्थितियां हैं। हमारे शोषण का कारण भौतिक परिस्थितियां हैं। अगर भौतिक परिस्थितियां हम आप सबकी एक कर दें तो आप सब एक ही जैसे दिखाई दोगे। जैसे अभी आप सब यहां बैठ के पढ़ रहे हो, मैं ही पढ़ा रहा हूं, तो आप सबको एक जैसा ज्ञान मिल रहा है। लेकिन अगर आप सब की भौतिक परिस्थितियां ऐसे देखी जाए कि आप सब अलग अलग स्कूलों से पढ़ के आए हो, बचपन से ही आपको किसी बहुत बेहतर स्कूल में डाल दिया गया होता, तो आप सब एक ही जैसे निकल के आते। मार्क्स कहता है कि भौतिक परिस्थितियां व्यक्ति का निर्माण करती हैं, और ये भौतिक परिस्थितियां तब बनेंगी जब हमारे जीवन से गरीबी हटेगी। गरीबी नहीं हटेगी तो कभी भौतिक परिस्थितियां बदल नहीं सकती और कभी भी जीवन बदल नहीं पाएगा। तो भौतिक परिस्थितियां, आज एक गांव का बच्चा और एक शहर का बच्चा, कंपटीशन उसके बीच में है। एक निकला है कॉन्वेंट से, टीपीएस आरकेपुरम, 97%, और निकला ही अंग्रेजी 6, मतलब उसको आता सब कुछ है। एक आया है गांव के बाबू भोलानाथ स्कूल से पढ़ के, अब हो सकता है कोई भी स्कूल हो, अब भोलानाथ से पढ़ गया, वो बहुत प्रयास किया, अच्छा है अपने यहां का, आया यहां। अगर भौतिक परिस्थितियां अलग न होती तो वो आगे ना होता। इसलिए भौतिक परिस्थितियों पर मार्क्स का बड़ा असर है, और कहता है कि जो गरीब लोग हैं उनके पीछे सबसे बड़ा कारण है धर्म। धर्म ने मार दिया है गरीब को। आप देखिए, जो मुस्लिम समाज इतना पिछड़ा हुआ है लेकिन धर्म का पीछा नहीं छोड़ रहा, मरा जा रहा है लेकिन पीछा नहीं छोड़ेगा। कोई भी समाज हो, धर्म का पीछा जब तक आप नहीं छोड़ेंगे तब तक आपका कल्याण नहीं है। इसलिए मार्क्स कहता है धर्म अफीम है। क्या कहता है? अफीम। अफीम चाट लो फिर सो जाओ, फिर कोई बात तुम्हें नहीं पता चलेगी, क्या सही, क्या स्कूल, क्या कॉलेज, क्या बिजनेस, कुछ पता नहीं, सब खत्म। ठीक, चलिए भैया, अब आप लोग मुझे आज इजाजत दीजिए, कल मिलते हैं इसके बाद। बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं समझ नहीं पाए, एक मिनट।